अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के इस 15वें वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि स्टैटिक बाइंडिंग या लेट स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उसको कब यूज़ किया जाता है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपने ऑफकोर्स स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी भी की होगी, मतलब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से हट किया, तो उसमें आपने एक वेरिएबल टाइप जो कि स्टैटिक वेरिएबल टाइप के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जिसका फीचर ये होता है कि जो भी वैल्यू हम उस स्टैटिक वेरिएबल को असाइन करते हैं एट डिज़ाइन टाइम, वो वैल्यू रिटेन रहती है एज वी इंक्रीज और डिक्रीज इट्स वैल्यू। आई मीन अगर आपने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया, उसको इनिशियल वैल्यू 1 दी और फिर आपने उसको दोबारा से जब इंक्रीमेंट करते गए तो वो उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोजेक्ट रिटेन रहेगी और जो आपने लास्ट वैल्यू इंक्रीमेंट की है वही उसमें रहेगी, एज कंपेयर टू कांस्टेंट वेरिएबल्स वेयर यू कैन नॉट चेंज देयर वैल्यूज। बट जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप ये होता है कि उनकी वैल्यू जो है, जो भी उसमें लास्ट वैल्यू आप मूव करते हैं, वो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट या थ्रू आउट द योर एप्लीकेशन वो रिटेन रहती है। इसकी चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसके ऊप की तरफ आऊँगा ताकि आपको इसके बारे में बेहतर तौर पर समझ आ सके कि स्टैटिक बाइंडिंग या लेट स्टैटिक बाइंडिंग ऊप के अंदर इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं अपना जो टेक्स्ट एडिटर वो नेटबीन्स है, जो मैंने रिसेंटली अपडेट किया 8.2 पे, वो यूज़ कर रहा हूँ। और ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम मेथड चेनिंग कर सकते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल था, इसके बारे में आप उसको ज़रूर देखिएगा कि मेथड चेनिंग क्या होती है। तो चलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में स्टैटिक वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट है। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है ए, इट कैन बी नेम्ड एनीथिंग। मैंने यहाँ पे ए दिया, तो यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया var के नाम से, इज इक्वल टू 1 कर दिया इसको मैंने। अब डेफिनेटली जब मैं इसको एको करूंगा, एको var, यू विल सी द वैल्यू 1। मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ इसको, सिंपल ए को कॉल किया मैंने। अब इस प्रोजेक्ट को मैं रन किया तो डेफिनेटली इट विल गिव यू आउटपुट एज 1। अब ये 1 अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूं var प्लस प्लस, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। अब जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैं इस फंक्शन को 3 टाइम्स कॉल करता हूँ सपोज इस तरह, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू होगी या फर्स्ट कॉल की वैल्यू होगी 2, फिर उसके बाद ये 3 हो जाएगी, फिर इसके बाद ये 4 होगी, जो कि टोटली ऑपोजिट है स्टैंडर्ड वेरिएबल जो हम बनाते हैं। वो भी मैं अभी आपको बना कर दिखाता हूँ। तो ये देखें अब 2, 3 एंड 4 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने BR नहीं लगाया, या मैं यहाँ पे एक ही जगह पे BR लगा देता हूँ ताकि वो लाइन ब्रेक हो जाए और आपको समझ आए कि ये एक वैल्यू नहीं है बल्कि 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो आप देख सकते हैं 2, 3, 4, जितनी दफा भी मैं ए को कॉल करूंगा द वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो ये फीचर किसका है? ये स्टैटिक वेरिएबल का। अब सपोज मैं यहाँ से स्टैटिक वेरिएबल को हटा देता हूँ, सिंपल var रखता हूँ, तो अब ईच टाइम मैं इस ए को कॉल करूंगा, ये हमें वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो ये 1 में 1 ऐड करके 2 ही रिटर्न करेगा। तो आप दे सकते हैं कि ये अपनी वैल्यू रिटेन नहीं कर रहा, बल्कि वही वैल्यू, मतलब जैसे ही फंक्शन कॉल होता है वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाती है और फिर उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाता है। वेयर एज अगर हम इसको स्टैटिक रखते हैं तो ये हमारे पास 2, 3, 4, 5 इस तरीके से उनमें इंक्रीमेंट करते हैं। तो दिस इज द गुड वे कि आप जैसे गेम कोई डिवेलप कर रहे हैं या कोई ऐसा पॉइंट सिस्टम डिवेलप कर रहे हैं जिसमें वो प्रीवियसली जो भी इसका पॉइंट है उसमें ऐड करें, तो आप उसको एक स्टैटिक वेरिएबल में रखते हैं। तो जितनी देर वो उस गेम को या एप्लीकेशन को पॉइंट्स देता रहेगा या लेता रहेगा, वो उसमें ऐड होते रहेंगे और वो एज एन डेटाबेस में भी आप ऐड जो भी प्रोसेस उस पर करना चाहें आप उस पर कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास स्टैटिक कीवर्ड या स्टैटिक वेरिएबल।
अब चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में स्टैटिक का क्या काम है। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में देखा होगा कि स्टैटिक वेरिएबल्स इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने स्टैटिक मेथड और स्टैटिक प्रॉपर्टीज बनाना सीखी थी। तो सेम ये वही कंसेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करते हैं। तो सपोज हमारे पास एक क्लास है, ए के नाम से मैंने इसको बुलाया। अब इस क्लास के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है प्रोटेक्टेड, आप इसको दे दें प्रोटेक्टेड स्टैटिक, और इसको नाम मैं वही var दे देता हूँ, और इसकी इनिशियल वैल्यू सपोज हम हेलो कह देते हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू, इसकी वैल्यू हेलो है, तो मैं यहाँ पे एक पब्लिक मेथड कॉल करता हूँ, पब्लिक फंक्शन से हेलो। अब मैं यहाँ पे सिंपली एको करता हूँ। अब जैसा कि ये वेरिएबल स्टैटिक है, तो इसके साथ हम दिस ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। हम या तो ये यूज करेंगे, इस तरह लिख देंगे इसको वॉल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ट टू मेक इट। अब इस तरीके से मैंने इसको कॉल कर लिया, ये भी एक कॉलिंग का इसका तरीका होता है। और दूसरा आपको पता होगा कि स्टैटिक जो क्लास जिस मेथड को हम या जिस प्रॉपर्टी को हम रखते हैं स्टैटिक, उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं बल्कि डायरेक्ट क्लास के थ्रू, और उसके दो और तरीके हैं, एक सेल्फ और एक स्टैटिक, उसके थ्रू कॉल करते हैं। मतलब तीन तरीकों से हम स्टैटिक मेथड या स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करते हैं। पहला मेथड ये है जो भी मैंने लिखा है, जिसमें मैं उस क्लास के वेरिएबल को डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ। एक क्लास का नेम है और कॉलन के बाद उस वेरिएबल का विद डॉलर साइन। अब यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ obj इक्वल टू न्यू a। अब मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट से हेलो। सही हो गया। अब ये सिंपल क्या करेगा कि ये इस फंक्शन को कॉल करेगा और मैसेज एक डिस्प्ले हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। हेलो कहाँ से आया? हेलो यहाँ से आया, इस वेरिएबल से। अब आप एक सिनेरियो सपोज करें कि यहाँ पे मैं एक क्लास B बनाता हूँ जो कि एक्सटेंड हो रही है A से, और यहाँ पे मैं अब ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ, जैसे मैंने ये B बनाया और इसको रन किया तो रिजल्ट इज द सेम रिजल्ट है, मतलब वही डिस्प्ले कर रहा है हेलो वर्ल्ड। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वो लिखा हुआ है गुड बाय वर्ल्ड। मतलब अब मैं ये नहीं चाह रहा कि वो ये वाला हेलो डिस्प्ले करे, बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि वो गुड बाय वर्ल्ड डिस्प्ले करे। इसका एक मेथड मैंने ओवरलोडिंग के थ्रू बता दिया था कि आप यहाँ पे एक और वेरिएबल, सपोज मैं प्राइवेट वेरिएबल बना लेता हूँ इस तरह, वेर इज इक्वल्स टू, या इसका नाम मैं var1 रख देता हूँ, इज इक्वल टू गुड बाय, और फिर मैं पब्लिक फंक्शन को ओवरराइड करता हूँ से हेलो को। से हेलो को मैंने ओवरराइड किया। ये पेरेंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि पेरेंट जो है उसको कॉल करता है पेरेंट को, और उसके उस फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पे मैंने सेम लिखा। अब ये भी प्राइवेट स्टैटिक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको b कॉलन var1 डॉट वर्ल्ड। अब मैं इसको रन करता हूँ तो गुड बाय वर्ल्ड, आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आपको नंबर ऑफ लाइंस काफ़ी लिखनी पड़ी, आपको इस मेथड को ओवरराइड करना पड़ा। तो हमारे पास कोई ऐसी सोल्यूशन होनी चाहिए कि हमें ये तो चूंकि ये हमें पता है ये क्लास एक्सटेंड हो रही है ए से, तो इस ए के मेथड को ही हम इस तरीके से यूज़ कर लें कि हमें दोबारा से इसको ओवरराइड ना करना पड़े। तो और एक्स्ट्रा नंबर, अगर ये मल्टीपल क्लासेस हो तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ लाइंस भी हमारी इंक्रीज होंगी। तो इसका तरीका, इसको मैं इस तरीके से मतलब एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये मैं मेथड कॉल ना करूँ, बल्कि यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्टैटिक वेर को कॉल करूँ। सिंपली इसको नो अदर मेथड नथिंग, इसी मेथड को मैं यूज़ करूँगा। और मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूँ, जैसे मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, अब यहाँ पे गुड बाय लिखा हुआ है, क्योंकि मैं कॉल कर रहा हूँ किसको? बी को, और बी इज स्टिल कॉलिंग दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन, और ये जो फंक्शन है मतलब ये फंक्शन एको कर रहा है ये वाला वेरिएबल। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला फंक्शन वेरिएबल किसको कॉल करे? इस वेरिएबल को कॉल करे, ना कि इसको। जब ये इस वेरिएबल को उसी वक्त कॉल करे जब मैं इस क्लास को
कॉल करूं या इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको से हेलो को कॉल करूं। तो इसका तरीका यह है कि इसके लिए हम यूज करते हैं लेट स्टैटिक बाइंडिंग। ये जो नॉर्मल बाइंडिंग है जो अभी आप देख रहे हैं, एक तो मैंने एक अब तरीका बताया, तो दूसरा हमारे पास ये है कि हम सेल्फ लिख देते हैं, तो यू विल गेट द सेम। अब यहाँ पे आप क्लास नेम लिखें, सेल्फ लिखें, दैट इज द सेम थिंग। सेल्फ भी वही काम करता है। सेल्फ का मतलब होता है द क्लास विद इन दिस मेथड इज डिफाइंड, उस क्लास को जो भी उस वेरिएबल को कॉल करे, विद इन दैट क्लास वो जो वेरिएबल है उसको वो कॉल करे। तो अब यहाँ पे स्टोरी आती है लेट स्टैटिक बाइंडिंग की। तो लेट स्टैटिक बाइंडिंग, अब पहले मैं ये बता दूं कि स्टैटिक बाइंडिंग जो है वो कंपाइल टाइम पे एग्जीक्यूट होके उन वेरिएबल को वैल्यूज असाइन कर देती है, जो जो आपने स्टैटिक वेरिएबल या जो भी वेरिएबल आपने या जो भी मेथड प्रॉपर्टीज आपने डिफाइन की होती हैं उनको वो कंपाइल टाइम पे ही असाइनमेंट्स मिल जाती हैं। जबकि लेट स्टैटिक बाइंडिंग में कंपाइल टाइम पे नहीं वैल्यू असाइन होती बल्कि रन टाइम पे वैल्यू असाइन होती है। मतलब कि वो स्पेस छोड़ देता है उस वेरिएबल के लिए, और जो भी रिसेंट वैल्यू होगी, जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी वो उसमें सेव हो जाएगी। इसकी सेम एग्जांपल, आप वैल्यूज जब आप रेफरेंस के थ्रू पास करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू ही चेंज होती है, जबकि आपकी जो पास वैल्यू वो चेंज नहीं होती, बल्कि जो ओरिजिनल वेरिएबल होता है वो वैल्यू उसकी चेंज होती है, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा मेमोरी जो है वो ज़ाया नहीं करनी पड़ती। तो ये तो एक या दो वेरिएबल्स हैं। तो अब इसको कैसे किया जाता है, इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम यहाँ सेल्फ के बजाय सिंपली स्टैटिक कीवर्ड यूज करेंगे। स्टैटिक कीवर्ड यूज करेंगे, तो ये स्टैटिक कीवर्ड लेट बाइंडिंग के लिए यूज होता है। मतलब हम इसको लेट बाइंडिंग के लिए यूज करते हैं, और इसमें हमें एडवांटेज ये होता है कि अब मैं इसको जब प्रोजेक्ट को रन करूंगा तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे गुड बाय लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये हो रहा है कि ये वेरिएबल जब मेमोरी में लोकेट हुआ तो इसको वैल्यू असाइन तब होगी जब हम एक क्लास डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्लास बी जब बनाई और उसका ऑब्जेक्ट बनाया और मेथड को कॉल किया, तो इसने जब इस मेथड को कॉल किया से हेलो को, तो इसने देखा कि ये क्लास तो बी की है। ठीक है, जब उसने ये वैल्यूज असाइन की स्टैटिक वैर इज इक्वल टू हेलो, जब उसने चेक किया कि ये भाई ये तो ए क्लास है, इसका ये वेरिएबल है, जबकि मैं जो इनिशियलाइज हो रहा हूँ वो बी से हो रहा हूँ, तो मुझे फाइंड करना चाहिए कि इधर क्या बी क्लास में ये वाला सेम वेरिएबल डिफाइंड है। इफ यस, तो वो उस वेरिएबल को कॉल करेगा और उसकी वैल्यू मेमोरी में लोकेट इस स्टैटिक वैर को वो असाइन कर देगा। अब आप जितनी भी क्लासेस बनाए, सपोज मैं यहाँ पे सी बना देता हूँ, क्लास सी क्लास बना दी, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल पर्पज है। तो अब ये भी एक्सटेंड हो रही है ए से। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम सेम। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो हमारे पास गुड बाय ही आएगा, क्योंकि अभी हमने जो एक्सटेंड किया क्लास जो सॉरी ऑब्जेक्ट जिसका बनाया है वो बी का है। तो यहाँ पे अगर मैं सी कर देता हूँ अब, तो आप देखेंगे कि वेलकम वर्ल्ड आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चीज़ का हमें क्या फ़ायदा। देखिए, हमने पहली चीज़ तो हमने नंबर ऑफ लाइंस अपनी रिड्यूस कर ली एंड वी हैव रीयूज्ड दिस वन फंक्शन। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है अब इसमें डेटाबेस की प्रोग्रामिंग है। आप अगर मेरे लारावल के वीडियो ट्यूटोरियल या आपने मेरे फॉलो किए होंगे ट्यूटोरियल्स उसके ज़ेन फ्रेमवर्क के, जो अभी मैंने कुछ ही वीडियो ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हैं, लारावल की जो है वो कंप्लीट बिगिनर्स की सीरीज होगी है, तो उसमें आपने मॉडल्स के अंदर ये चीज़ ज़रूर देखी होगी, क्योंकि उसमें हम एक एरे डिफाइन करते हैं, प्रोटेक्टेड फिलेबल या प्रोटेक्टेड टेबल नेम। वो चीज़ बिल्कुल सही यही चीज़ है। अब ये अब स्टैटिक के साथ अगर हम यहाँ पे हमने स्टैटिक यूज़ किया, हम यहाँ पे कोई और वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। हर एनीवेज यहाँ पे आपने उसमें देखा होगा कि प्रोटेक्टेड, जब हम प्रोटेक्टेड को यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो वो लेट स्टैटिक बाइंडिंग जो रिसेंट, मतलब वो मॉडल जो एक्सटेंड हो रहा होता है वो किसी बेस मॉडल से हो रहा है। अगर हमने मॉडल डिफाइन में टेबल डिफाइन नहीं किया तो वो क्या करता है, उस क्लास नेम की बेस पे उस टेबल को सर्च करता है। ध्यान में रखिएगा, लारावल ने ये कहा हुआ है कि जो आपने टेबल बनाया है, जो आपने टेबल मतलब टेबल और मॉडल बनाया, उनके नेम आपस में एक जैसे होने चाहिए। मतलब आपने मॉडल अगर यूजर का बनाया तो जो टेबल नेम होगा वो यूजर्स होगा। अगर आपने पोस्ट का मॉडल बनाया तो जो टेबल नेम होगा वो पोस्ट्स का होगा। दैट इज द रिकमेंडेड
वे ऑफ लारावल हाउ इट हैंडल द मॉडल्स। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये रिकमेंड तो जरूर करते हैं, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप ऐसा ही करो। आप डिफरेंट टेबल नेम भी दे सकते हो, डेफिनेटली दे सकते हो। आप यूजर का जो टेबल है उसको माई यूजर्स कह दो, आप अदर्स यूजर कह दो, आप एडमिन यूजर्स कह दो, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अगर आप उसके साथ मॉडल यूज करना चाहते हो यूजर का, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपने एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल डिफाइन करना होता है टेबल, और उसमें उस टेबल का नाम देंगे तो लारावल को पता चल जाएगा भाई मॉडल नेम तो यही है। अब मुझे क्लास के थ्रू मॉडल टेबल नेम फाइंड नहीं करना, बल्कि मुझे इस जो प्रोटेक्टेड टेबल जो लेट स्टैटिक बाइंडिंग हुई है, लेट बाइंडिंग हुई है, ये वाला टेबल मुझे फाइंड करना है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसकी वैल्यूज मुझे रिटर्न करनी है इस यूजर को। तो इसकी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ तो सपोज हमारे पास एक क्लास डीबी है, उसके अंदर एक प्रोटेक्टेड स्टैटिक वेरिएबल है टेबल, टेबल नेम कह लो या टेबल कह लो, और हमारे पास है बेस टेबल। अब हमने यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बनाया सिलेक्ट का। अब ये सिलेक्ट क्या करता है, ये सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक देता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। अब यहाँ पे मैं स्टैटिक है तो इसको मैं कॉल करूँगा, अगर कॉल करता हूँ सेल्फ की मदद से और इसको नाम देता हूँ टेबल, फिर मैं पब्लिक फंक्शन इंसर्ट डिलीट, जिस तरह भी आप तो फंक्शन बनाना चाहें अब यहाँ पे बना लेते हैं, इको इंसर्ट इनटू, अब यहाँ पे सेल्फ टेबल, दैट्स इट। अब हमने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाया डीबी का, और यहाँ पे हमने लिखा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। अब आपने वहाँ पे देखा होगा कॉलन यूज करते हैं, तो कॉलन यूज करने का ये होता है कि हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक फंक्शन बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन। अब स्टैटिक फंक्शन या स्टैटिक मेथड बनाने का हमें ये फायदा होता है कि हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मेमोरी इसको इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं डीबी कॉलन, और ये क्यूरी बिल्डर आपने जरूर देखा होगा लारावल के अंदर है, डीबी कॉलन कॉलन सिलेक्ट, ये मैंने लिखा। अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे हमारे पास जो रिजल्ट आया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल। अब सपोज मैं यहाँ पे एक क्लास यूजर एक्सटेंड डीबी, अब मैंने एक यूजर का टेबल बनाया है, उसकी मतलब ये आप समझ लें कि ये यूजर का क्लास है और यूजर्स का टेबल है। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको एक्सटेंड डीबी से हो रहा है तो ऑफ कोर्स आई कैन राइट इट लाइक दिस, यूजर कॉलन कॉलन सिलेक्ट। तो अब ये भी हमें रिजल्ट दे रहा है बेस टेबल का, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस यूजर टेबल का अपना यूजर हो। एक तो तरीका है कि हम क्लास नेम यूज करके str क्लास नेम और उसमें एस ऐड कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका जो टेबल है वो यूजर्स टेबल है, जैसे कि लारावल के अंदर किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमने प्रोटेक्टेड स्टैटिक टेबल इज इक्वल टू यूजर्स दे देते हैं। अब जब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट रन करें तो इसको चाहिए कि ये, चूंकि हमने यूजर क्लास से कर रहे हैं इसको रन, तो इसको चाहिए कि जो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बेस टेबल की बजाय सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स करें। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो यहाँ पे बेस टेबल की बजाय यूजर्स लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमें लेट स्टैटिक बाइंडिंग यूज करनी होगी, और यहाँ पे हमें सेल्फ की बजाय स्टैटिक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, स्टैटिक। अब जब हमने ये स्टैटिक वेरिएबल यूज किया, स्टैटिक कीवर्ड यूज किया, तो अब हम इसको जब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स आ गया, और अगर मैंने यहाँ पे लिखा डीबी कॉलन कॉलन सिलेक्ट, तो ये हमें डिस्प्ले करेगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बेस टेबल। यहाँ पे हम BR लगा देते हैं ताकि ये लाइन ब्रेक हो जाए, आपको समझ आ जाए इसकी। तो ये मैंने BR लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने कॉल किया डीबी सिलेक्ट को तो इसने रिटर्न किया बेस टेबल, जब मैंने रन किया यूजर सिलेक्ट को तो इसने दिया उसको यूजर टेबल। सो दिस इज द वे यू असाइन ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे यूजर्स टेबल लिखेंगे तो ये उस यूजर्स टेबल को कॉल कर लेगा, और इस तरीके से अगर हम यहाँ पे क्लास के बाद मॉडल बना लेते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं किसकी, पोस्ट की, तो यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं पोस्ट को। अब जब हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट कॉलन कॉलन सिलेक्ट, तो हमारे पास यहाँ पे देखें
पोस्ट आ गया। तो इसी तरीके से ये इंसर्ट भी काम करेगा, स्टैटिक फंक्शन है, स्टैटिक मेथड्स हैं। तो इस तरीके से हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए और लेट स्टैटिक बाइंडिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के PHP में लेट स्टैटिक बाइंडिंग को यूज़ करते हुए हम अपने कोड को रिड्यूस और रीयूजेबल इजीली बना सकते हैं। कि हमें यहाँ पे इस बेस टेबल को एक हम बेस मॉडल कह लें, तो उसके ज़रिए हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहें जिस टेबल पे भी वो हम इजीली कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे सिर्फ जो भी क्लास बनाएंगे उसमें एक प्रोटेक्टेड स्टैटिक टेबल का वेरिएबल बनाना होगा। मेक श्योर ये नाम तीनों जगह पे सेम हो एंड वी कैन अचीव ओवर लेट स्टैटिक बाइंडिंग। दिस इज हाउ वी अचीव ओवर लेट स्टैटिक बाइंडिंग। आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, दैट इट विल encourage मी टू मेक मोर यूजफुल वीडियोस फॉर यू। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू कंसिडर आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्पेशली इन PHP एंड इन यूजिंग अदर PHP फ्रेमवर्क्स लाइक लारावल का मैंने ऑलरेडी सीरीज बना दी फॉर बिगनर्स। Zen फ्रेमवर्क की बिगनर्स पेंडिंग में है, इट विल बी कम्प्लीटेड सून आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है कि काम कैसे हो रहा है। अब ताकि आप अपनी अगर कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं तो आपको एक्सटेंड करने में किसी भी चीज़ को आसानी हो, उसको ओवरराइड करने में आसानी हो। तो दैट इज़ माई एम टू प्रोवाइड दिस सीरीज़। सो अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कि जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी एंड यू विल बी द फर्स्ट हु विल वॉच माई वीडियो and I'm sure you will like it. And if you have any problem, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है मेरी किसी ट्यूटोरियल में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, सो आप उसको इस कमेंट्स के सेक्शन में, उस रेलेवेंट वीडियो के कमेंट्स के सेक्शन में, या मुझे डायरेक्ट मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।